What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर हम आने वाले 15 दिन में पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 का ये सेकेंड पार्ट आपके पास आ रहा है। पूरा शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है, बस शेड्यूल फॉलो करेंगे। समझना है, लिखना है, लर्न करना है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जब तक लर्न नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, आज चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम आजाद हुए 1947 में, तो 3 साल तो देश को थोड़ा सा सेटल अप होने में ही लग गए। 1950 में हमने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया और 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान्स आना स्टार्ट हुए। राइट, अब 5 ईयर प्लान्स जब आए, प्रॉपर प्लानिंग हुई, 40 साल तक ये चीजें चली, 1951 से 1990 तक। ठीक है, 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जो हम अभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो इन 40 सालों की प्लानिंग में क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए, वो सब मेनली हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं हम सबसे पहले सक्सेस या फिर अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। जो हमने प्लानिंग करी अच्छे से, 5 ईयर प्लान्स बने, एनुअल प्लान्स बने, हमारे गवर्नमेंट ने जो जो डिसीजंस लिए, जो जो पॉलिसीज बनाई, उससे हमें क्या क्या फायदे हुए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है जो ये बोलता है इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। सबसे बड़ा फायदा जो हमें हुआ था वो ये था कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ने लगी थी। देखो, किसी भी इकोनॉमी में नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ। जब नेशनल इनकम बढ़ती है किसी देश की, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। राइट, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जितनी हमारी टारगेटेड ग्रोथ हमें चाहिए थी, उतनी अभी भी नहीं अचीव हो पाई थी। हाँ, बढ़ी थी, दैट इज गुड, बट जो हमारा टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, देखो क्या लिखा है। An increase in national income indicates economic growth. During the period before planning, national income increased at a rate of just 0.5%. Indian economy therefore was considered as a stagnant economy. लेकिन बाद में क्या हुआ? National income during the 12th plan was 6.8% against the target of 8%. Target 8% का था, 6.8% से ग्रो कर रही थी इकोनॉमी। हाँ, इनिशियली 0.5 से तो बहुत बेटर है, बट अपना टारगेट हम अभी अचीव नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो दैट इज इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, बट जो माना था उतना नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरा क्या है? पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। सर व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? देखो, जब आप टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर देते हो, सपोज एक घर में 5 लोग हैं, इनकम 50,000 की है, तो 50,000 डिवाइड बाय 5, 10,000 पर पर्सन आ गई, उसको बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। सिमिलरली जब हम अपने देश की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे, तो वहां पे पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अब देखो, जब ग्रोथ हो रही है, इनकम बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो याद रखो, जीडीपी बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा। ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर प्लानिंग, रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन नॉमिनल, बहुत ना के बराबर था। लेकिन 12th प्लान में जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट था वो 5.5% पर एनम था। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, तो इससे ये हो रहा था कि लोगों के पास अच्छी इनकम हो रही है, अच्छी गुड्स और सर्विस की अवेलेबिलिटी हो रही है। तीसरी चीज क्या आई? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिली। लोगों ने सेव करना शुरू करा, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू करा। अगर मैं देखूं उन 40 साल में, तो कोई भी इकोनॉमी जो आज़ाद हो, कोई भी देश जो आज़ाद हो, जिसके अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो, तो ऑफ कोर्स लोगों के अंदर धीरे धीरे इनकम आएगी, तो सेविंग की हैबिट तो बढ़ेगी। बीइंग इंडियंस हमें शुरू से सिखाया जाता है कि पैसा जोड़ो। हमारी फैमिलीज में ये चीज़ बताई जाती है कि पैसा जोड़ोगे तो आगे इन फ्यूचर कभी ना कभी काम आएगा। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट जो है, धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था। अब देश चलाना है तो इंडस्ट्रीज तो सेटअप करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई थी, जो कि हम कल पढ़ेंगे, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में। बट फिलहाल आप सक्सेस में ये बोल सकते हो कि हाँ, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमें देखने को मिला। 5 year plan gave a big push to the basic and capital good industries. In the 11th plan, the industrial production growth rate was 7.2%. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। जब इतनी सारी चीजें होंगी तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ऑफ कोर्स। देखो, इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है,
इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, लोगों को काम मिला। हाँ, बेरोजगारी आज भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश में, बट स्टिल अगर एक तरीके से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट इन इटसेल्फ ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में आ गया, तो ये सब सक्सेस में लिख सकते हो आप कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ग्रोथ हुई, सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी और नेशनल इनकम बढ़ी। अब फेलियर्स देखते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो हम अपने प्लान्स में हमने देखा जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नंबर 1 इज द एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गरीबी। हमारे देश में सारी ग्रोथ हो रही है, आज भी तुम देखो 2024 आने वाला है, 2024 में आप बोर्ड्स दोगे, 2023 में आप तैयारी कर रहे हो, तो 2024 में भी बहुत ज़्यादा गरीबी अभी हमारे देश में है। अभी लोगों तक इनकम हो रही है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लग रहा है, आने वाले कई साल लगेंगे अभी भी हमें पॉवर्टी को बिल्कुल एलिमिनेट करने में। और मुझे लगता नहीं कि 100% हम कर पाएंगे, बट या हमें क्लोजर जाना है जितना हो सके एलिमिनेशन के, राइट। तो पॉवर्टी हमारे देश में हम बोलते हैं कि फेलियर्स ऑफ प्लानिंग में आएगा। अभी भी कोई भी प्लान पॉवर्टी खत्म नहीं कर पाया है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आज तक भी नहीं हो पा रहा, तब तो कैसे होगा। तो देखो क्या लिखा है, वी हैव फेल्ड टू टैकल द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत तेज है। ऑल्सो द इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स हैव टेंडेड टू राइज। इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब एक गैप बहुत बड़ा बन गया है हैव्स एंड हैव नॉट्स में। हैव मतलब जिनके पास चीजें हैं, हैव नॉट मतलब जिनके पास चीजें नहीं है। तो रिच एंड पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बिल्ड हो गया है। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम से भी हम अभी तक कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। तो गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन हो गया। देन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब देखो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये एज कंपेयर टू अवर पॉपुलेशन काफ़ी कम थे। तो उन 40 सालों में हमने बोला कि ये फेलियर्स ऑफ प्लानिंग में आएगा। हाँ, राइट नाउ अगर अभी हम बात करें 2023 में, तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब रोड्स, हाईवेज तो हमारे देश में अब इतने ज़बरदस्त डेवलप हो रहे हैं, तो इस चीज़ में तो हम कहेंगे कि हाँ, ये रोड्स, एटलीस्ट रोड, ब्रिजेस, ये तो कुछ बेटर है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में अभी भी बोलूँगा कि इनएडिक्वेट है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के ऊपर जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है, इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो ये तो आज भी है। बट फिलहाल इस चैप्टर में हम वहाँ की फेलियर्स ऑफ प्लानिंग की बात करें, तब तो सब में ही हम फेल हो गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बेटा फेलियर्स ऑफ प्लानिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है द डिफरेंट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। जो प्लानिंग करी गई थी उसके गोल क्या थे, क्या सोच के करी गई थी, व्हाट वर द बेसिक गोल्स। तो गोल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला गोल था ग्रोथ। जब भी ग्रोथ की बात होगी ना बेटा, तो याद रखना प्रोडक्शन की बात होगी, याद रखना जीडीपी की बात होगी, याद रखना प्रोडक्टिविटी की बात होगी। तो सबसे पहला एम था ग्रोथ। दूसरा था इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है हर किसी को बेसिक नेसेसिटी मिले, हर कोई, हर बच्चा स्कूल जा सके, हर बच्चा हायर एजुकेशन एंजॉय कर सके, हर बच्चा कभी भी बीमार हो तो हॉस्पिटल सबके पास हो। बेसिक नेसेसिटीज जो हैं उसको हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है अडाप्ट करना नई टेक्नोलॉजी, अच्छा सोशल आउटलुक, लोगों को नई नई चीज़ें सिखाना। मॉडर्नाइजेशन हमारा एक एम था कि हम जो प्लानिंग करेंगे इस तरीके से करेंगे कि हम मॉडर्न बन सके। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होना। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एम कि हम इतना प्रोडक्शन करें कि हम अपने देश में भी खा लें, हम एक्सपोर्ट भी करें, हम पैसा भी कमाएं। तो वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। हमें अपने खाने के लिए, हमें टेक्नोलॉजी के लिए, हमें रिसोर्सेज के लिए किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें आत्मनिर्भर बनना है। दैट वाज वन ऑफ द गोल्स। तो गोल्स क्या थे? जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, परफेक्ट है। चलो सर, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ इंप्लाइज लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। या फिर आगे क्या लिखा हुआ है?
लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, सर्विसेज बढ़नी चाहिए, या फिर इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, हमारी जो प्रोडक्टिव कैपिटल है, जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो बढ़ने चाहिए, राइट। ये ग्रोथ में आता है। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज जीडीपी। देखो जीडीपी बोल रहा है, जीडीपी बढ़ना चाहिए। फिर जीडीपी की डेफिनेशन लिख दी मैक्रो वाली, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, है ना। जितना भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर साल में, उसको जीडीपी बोलते हैं। तो जब भी ग्रोथ की बात करेंगे बेटा, तो जीडीपी बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मॉडर्नाइजेशन। सर मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? देखो मॉडर्नाइजेशन में लिख के आना कि दो चीजें आएंगी। क्या आएगा हमारे पास? एक नया टेक्नोलॉजी लेके आना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दूसरा समाज का सोचने का तरीका भी मॉडर्नाइज करना। देखो लिखा हुआ है मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट बाय यूजिंग न्यू सीड्स, है ना। न्यू सीड्स यूज कर सकता है, फैक्ट्री आउटपुट बढ़ा सकती है अच्छी मशीन यूज करके। दूसरा क्या लिखा हुआ है? सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मतलब जैसे जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट हो गया, इक्वल राइट्स टू वुमेन हो गया, ज़्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी होना, प्रॉस्परस सोसाइटी होना, अगर वहाँ पे वुमेन के टैलेंट्स को हम यूटिलाइज करें। तो थोड़ा सा सोशल आउटलुक को भी चेंज करने की बात कही जा रही है। यानी मॉडर्नाइज सोसाइटी एक वो सोसाइटी है जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट, किसी भी कलर से। वहाँ पे सबको समान नज़रों से देखा जाता है और सबको प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने के लिए राइट्स दिए जाते हैं कि आओ कंट्रीब्यूट करो और हम एक साथ समाज को आगे लेके चलेंगे। दैट इज मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद क्या आ रहा है? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या है मेन? देखो मैंने आपको बोला ना आत्मनिर्भर होना। देखो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। हमें बाहर के असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद इतने ज्यादा डेवलप हो जाएंगे कि हम अपना काम स्वयं करने लगेंगे, खुद करने लगेंगे। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, 5-year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ आवर ओन रिसोर्सेज। अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करेंगे। क्या क्या आता है सेल्फ रिलायंस में? टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, हम बाहर डिपेंडेंट नहीं होंगे। टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, ताकि हम बाहर वाले बार बार इंटरफेयर भी ना करें। देखो अगर बाहर वाली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी हमारे देश में या हम उन पर डिपेंडेंट होंगे तो वो हमारी पॉलिसीज़ में भी इंटरफेयर करेंगे, वो हमारे डिसीजंस में भी इंटरफेयर करेंगे। तो सेल्फ रिलायंस होना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एक तो फॉरेन डिपेंडेंस ना हो, दूसरा हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए भैया, हम अपने देश को खुद चला लेंगे। ये हमारा मेन मकसद था। ठीक है, तो ये भी समझ गए सेल्फ रिलायंस, स्क्रीनशॉट ले लिया। चौथा होता है बच्चों इक्विटी। इक्विटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो, देयर शुड बी लेसर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इक्वालिटी बढ़नी चाहिए, ये है, ये यहाँ पे फोकस करा गया है। सही है जी, क्लियर है जी। 4 हमारे मेजर गोल्स थे। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि किस तरीके से या गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई, कहाँ पे। देखो इस चैप्टर में मेनली जो है वो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। क्या क्या? जो हमारे सेक्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसे ही है। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात करेगा, फिर इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा और फिर फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करेगा। तो अगर मैं बात करूं ना बच्चों इस चैप्टर में भी, तो अब हम प्लानिंग जो 40 साल में हुई है उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, इनको ध्यान से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। आ जाओ हम चलते हैं बेसिक एग्रीकल्चर पे। तो क्या लिखा है यहाँ पे हमारे पास? देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद अप्रोक्सीमेटली 70%, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे फर्स्ट 5-year प्लान में लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो कितना ज़्यादा जनसंख्या हमारी थी जो एग्रीकल्चर में एंगेज थी, जो एग्रीकल्चर लोग करते थे, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पॉपुलेशन। आगे लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लैंड टेन्योर सिस्टम was characterized by intermediaries। देखो जमींदारी सिस्टम था, चैप्टर 1 में पढ़ाया मैंने आपको, जो लगान लेते थे और टिलर्स बेचारे गरीब के गरीब रह जाते थे। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया
टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी तो हमें फूड इम्पोर्ट करना पड़ता था यूएस से। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर के फीचर्स। ये बच्चों आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हो, ऑलमोस्ट सेम है, बस स्क्रीनशॉट ले लो या आप डायरेक्टली लिख के आ सकते हो। देखो एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स थे। प्रोडक्टिविटी नहीं थी, लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी लो का क्या मतलब है सर? लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड होता है वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब ज़्यादा आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर? जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, मतलब मेरी ज़मीन पे 4 लोग काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं 8, तो 4 को ऐसा लग रहा है कि हम एम्प्लॉयड हैं लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, तो उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हम प्रोडक्टिविटी के लिए, आउटपुट के लिए रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। हम अपने आप खुद से नहीं बोल सकते थे कि चीज़ें बढ़िया होंगी या नहीं होंगी, वी वर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर बच्चों सबसिस्टेंस था। सबसिस्टेंस का मतलब कि बस हम इतना ही ग्रो करते थे कि हम अपनी फैमिली में खा लें, हम सरप्लस नहीं ग्रो कर पाते थे। इट मीन्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर सबसिस्टेंस फॉर फैमिली, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है। डेप्रिशिएटेड टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, हार्वेस्टिंग मशीन्स थी, ट्रैक्टर्स वगैरह जो थे या थे ही नहीं, वो सारे के सारे डेप्रिशिएटेड थे या फिर हम मैनुअली करते थे हाथ से। लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे, बहुत ज़्यादा विवाद था, जमींदारी सिस्टम वगैरह था, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे एग्रीकल्चर में थी। ये सब फीचर्स में आ जाएगा। ठीक है, और फीचर्स में ही सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, एग्रीकल्चर में यही सारी प्रॉब्लम भी थी। देखो प्रोडक्टिविटी नहीं थी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था, टेक्नोलॉजी खराब थी, जमींदारी सिस्टम बहुत परेशान कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स भी हैं। नेक्स्ट क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बोलते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे पहले कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। भाई जिस देश में 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो काम कर रही है वही सेक्टर तो यार कंट्रीब्यूट करेगा ना जीडीपी में। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है देश के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के समय पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज टेंडेड टू डिक्लाइन। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कंट्रीब्यूशन कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, तो लोगों ने एग्रीकल्चर को थोड़ा थोड़ा छोड़ा। तो याद रखना प्लानिंग के टाइम पे जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में लोगों के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ही है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक एग्रेरियन कंट्री है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड कंट्री है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को काम देता है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तीसरा, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जितना भी रॉ मटेरियल घरों को चाहिए, जितना भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को चाहिए, जितना भी रॉ मटेरियल बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए सामान प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन दे दिया, सीड्स दे दिए, शुगर केन दे दिया। तो मेजर सप्लायर कौन है रॉ मटेरियल का? एग्रीकल्चर है। दूसरा, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब जो इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी मशीनें बना रही हैं, ट्रैक्टर्स बना रही हैं, हार्वेस्टर्स बना रही हैं, थ्रेशर्स बना रही हैं, या जितना भी सामान बना रही हैं बड़ी बड़ी मशीनें, उनको डिमांड कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो बहुत सारी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी बंद करनी पड़ेंगी। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का सप्लायर है और फिनिश गुड्स का कंज्यूमर भी तो है, डिमांड भी तो करता है ना। तो देखो लिखा है द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स। ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर मशीन्स आर डिमांडेड एक्सक्लूसिवली बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट लिखा है बच्चों कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। जैसे हम टी एक्सपोर्ट करते हैं, जूट, कैश्यू, टबैको, कॉफी, स्पाइसेस, कितना कुछ। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में देखते हैं तो वहां पे भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। ठीक है, डन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आ गई इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है बच्चों
प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। तो प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स में देखो क्या क्या समस्याएं आई, ये मैंने आपको पीछे भी बताया, ये वही सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी जो हम कल पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर में बच्चों ये मेजर प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करा गया, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आया, वो रिफॉर्म्स हम कल करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। किस पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट, नहीं है परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, नहीं है किसानों के पास। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, पैसा नहीं है, गरीब किसान है, उसको रिलाय करना पड़ता है लोन्स के ऊपर, मनी लेंडर्स से, गवर्नमेंट से, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है किसानों को पैसे के लिए, पैसा उनको अवेलेबल ही नहीं होता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। फॉर बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स स्मॉल फार्मर्स डिपेंड अपॉन नॉन फाइनेंशियल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूडिंग महाजन्स, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स। ये वो लोग हैं जो पैसा देते हैं, ठीक है। महाजन्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, इनसे कर्जा लेते थे और ये लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, गरीब किसान बेचारा मारा जाता था। तीसरा, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। जो जमीन है हमारी वो बहुत ही छोटी है और बिखरी हुई है, छोटी छोटी जमीनें हैं, एक यहाँ है, एक पता नहीं टुकड़ा कहाँ है, एक पता नहीं टुकड़ा कहाँ है। तो जो लैंड होल्डिंग्स है हमारे किसानों के पास वो बहुत ही स्मॉल और स्कैटर्ड, फैला हुआ, कहीं 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 जमीनें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर्ड। स्मॉल होल्डिंग्स डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, और स्कैटर्ड होल्डिंग से कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता है, राइट। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। इतनी समस्या होने के बाद भी अगर किसान किसी तरीके से फसल प्रोड्यूस कर ले, प्रोडक्शन कर ले, फिर उसको वो सेल ऑफ नहीं कर सकता, सेल की प्रॉब्लम है। माल बेचना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर वहां पे और लोग बैठे हुए हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम फेस करी गई और इन सबका सॉल्यूशन भी आया। तो याद रखना, मार्केटिंग सिस्टम नहीं था। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। दे आर ऑब्लाइज्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस। किसको बेचना पड़ता था उन्हें, महाजन्स को, मनी लेंडर्स को, क्योंकि लोन के बदले में पैसा तो होता नहीं था, तो वो इनकी फसलें ले लेते थे बहुत सस्ते रेट पे। एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस, ये तो पीछे भी आया था कि जो रिलेशंस थे लैंडलॉर्ड्स और टीनेंट्स के वो काफ़ी ख़राब थे, जिस वजह से एग्रीकल्चर का भी ग्रो ही नहीं हो पाया। तो ये बच्चों मेजर प्रॉब्लम्स आई हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चर की, इनको याद रखना। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में गवर्नमेंट क्या लेके आई, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आ जाते हैं, राइट। इन रिफॉर्म्स के साथ हम लोग कल अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। रिफॉर्म्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, कल की क्लास भी लगभग 30 मिनट की होगी और चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको आज वाली चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी आज वाला पार्ट एक बार ध्यान से देखें। बुक रीडिंग ज़रूर लगाएं, आपके पास जो भी किताब है उससे एक बार रीड ज़रूर करो ताकि आपके लिए और बेटर हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिलता हूँ कल कुछ और नई चीज़ों के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।